हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी की क्लासेस। तो कल हम लोगों ने एसएसटी की क्लास देखी थी और आप सभी ने जवाब भी बहुत अच्छा अच्छा दिया है। आंसर आपने बताए हैं कि आपके कितने सही हुए हैं। आज हमारी दूसरी क्लास है और आज भी जो है हम 60 से ऊपर क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप भी जानते हो कि एक सेट में 60 नंबर तो पूछता ही है, जिसमें से आपका 40 तो पूरा प्योर एसएसटी हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड बाकी के 20 पैडागोजी। इतना तो हम करेंगे, इसके अलावा भी क्वेश्चन करेंगे। बस आप सभी को साथ देना है, सपोर्ट बनाए रखना है। मैं आप सभी को ये नहीं कह रही हूँ कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बट यस, मैं आप सभी से एक चीज़ जरूर चाहूँगी कि इस वीडियो को देखने के बाद से अगर इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप उसको गलत ना करें। आप इसको स्पीड में बढ़ाकर देख लो, एक बार देखो, दो बार देखो। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप इसको नॉर्मल स्पीड में देखिए, आप बढ़ाकर देख लीजिए। नहीं, आप डाउनलोड कर लीजिए, आप वहां से पढ़िए, बट आपको बार बार पढ़ना है, क्योंकि एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं इस चीज़ के खुद भी अगेंस्ट हूँ कि मैं आपका समय बहुत ज़्यादा ले लूँ और आपको 30 क्वेश्चन कराऊँ, कोई मतलब नहीं है। वैसे भी आपने पढ़ाई है, हम क्विक रिवीजन करेंगे। आप सभी प्लीज़ कमेंट में अपना आंसर जरूर बताइएगा। और एक चीज़ और मैं आज बोलने वाली हूँ, देखिए अभी तो हम एसएसटी की कर रहे हैं और मैंने ये सोचा है कि 20 अगस्त को आपका पेपर है, तो अभी हमारे पास है जितने भी डेज बचे हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके अभी तक जितने भी सीटेड ने क्वेश्चंस कराए हैं किसी भी सब्जेक्ट का, आप प्लीज़ कमेंट कर दो कि आपको एसएसटी के अलावा सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, मैथ्स, पेडागोजी, हिंदी पैसेज, इंग्लिश पैसेज, जो भी सब्जेक्ट आप चाहते हैं आप प्लीज़ मुझे बताना। उसकी भी एक मैराथन क्लासेस लेकर आऊँगी मैं। फिलहाल अभी रात के 12 बज रहे हैं और मैंने सोचा कि मैं रात में ही आप सभी के लिए वीडियो शूट कर लूँ, सो दैट आपको हर दिन 12 बजे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि 12 बजे अगर मैंने बोला है तो 12 बजे आपको क्लास मिलनी ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो भी क्वेश्चंस आपके सामने हैं, मैं पहले बता देती हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस एक नहीं, दो नहीं, कई बार पूछे हुए हैं, तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और थोड़ी सी अगर आप 360 पे करके देखें तो ज़्यादा अच्छे से आपको दिखेगा। यहाँ पर देखिए, ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, 91 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, कि जैसे जैसे लोगों ने पशुओं को पालतू बनाना आरंभ किया, जो पालतू पशु हैं वो धीरे धीरे जंगली पशुओं से इस रूप से भिन्न होते गए। देखिए, बहुत ज़्यादा अगर मैं एक्सप्लेनेशन देने लगूंगी ना तो आपका समय जाएगा, इसलिए मैं कुछ ट्रिक्स बता दूंगी, जहां पे मुझे लगेगा तो वहां पे मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, अदरवाइज आपको एसएसटी में कुछ चीज़ें जो हैं वो रटनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है ना कि जैसे जैसे लोगों ने पशुओं को पालतू बनाना आरंभ किया, तो पालतू पशु हैं वो धीरे धीरे जंगली पशुओं से किस रूप में भिन्न हो गए। जैसे कि बहुत सारे पेट एनिमल्स जो हैं, आप जानती हैं, डॉग्स वगैरह जो है हम अपने घर में रखते हैं, बट बाहर जो रोड्स पे जो डॉग्स होते हैं उनसे किस तरीके से वो भिन्न हो गए, ये आपको बताना है। क्या उन तो ये बस डॉग्स के बारे में नहीं है, ये यहाँ पर पालतू पशु की बात हो रही है। क्या उनके दांत छोटे हो गए, उनके सींग छोटे हो गए, वो किस रूप में भिन्न हुए हैं पालतू पशु धीरे धीरे जंगली पशुओं से, ये आपको बताना है। तो इन दोनों में से आप बताइए आपको कौन सा लग रहा है। तो दोनों ही सही है। देखिए, उनके दांत भी छोटे हो गए। जब आपने पालतू पशु जो है जंगली पशु से इसमें डिफरेंस बताना है, तो जो पालतू पशु हैं उनके दांत भी छोटे हो गए और उनके सींग भी छोटे हो गए। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि वैसे भी अगर आप किसी भी एनिमल्स को अगर आप पेट के रूप में अपने घर में रखते हैं तो आपको उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा ही। तो तीसरा हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए। और अगर स्टार्टिंग में जो मैं बोलती हूँ, अगर आप सभी को लगे कि आपका टाइम वेस्ट हो तो आप उसको भी स्किप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे बस एक कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है क्लास के बारे में और अगली कौन सी हमारी स्ट्रैटेजी होगी उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, या ये क्वेश्चन कई बार पूछा है और आपको इसका डेट ना, अच्छा एक चीज़ होती है जो एसएसटी है ना, अगर आपने डेट ये जितने भी देते हैं आपको नहीं याद हो रहा है, आप बस बार बार ना पढ़ लो, जैसे हम पढ़ते हैं ना कोई चीज़ आपको याद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुगल शासकों के अभियानों के संदर्भ में मिलान करो। अब इसमें से कौन सी बातें सही हैं, देखो हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक चीज तो याद रखो कि चंदेरी का युद्ध आपका कब हुआ था, तो 1528 में। क्योंकि आप जानते हैं पानी, इस पे तो एक ट्रिक भी है, मैं कभी किसी क्लास में आपको बता दूंगी। पानीपत का मैदान हो गया, सारी
देखिए ये क्वेश्चन है कि मुगल शासकों के अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें एंड इस सही विकल्प का चुनाव करें। देखो इसमें क्या करना होता है, जो भी आपको नंबर्स याद करने हो तो आपको रटना नहीं है, अब बस ना हर दिन थोड़ा समय निकाल के उसको पढ़ लो। जितनी बार आप उसको पढ़ेंगे, मान लीजिए आपके नजर के सामने होना चाहिए, आपने दीवार पे चिपका लो जो भी आपको नहीं याद होता है, उससे आपको कभी भूलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पूछ रहा है ना कि चंदेरी का युद्ध, तो आप सभी को याद होना चाहिए कि चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। उसके बाद से पूछे चौसा का युद्ध, तो ये हुआ था 1539 में। ठीक है, ये भी आपको इतना तो आपको याद होना ही चाहिए, चारों नहीं तो कम से कम 2-3 याद रखो, एलिमिनेशन में काम आएगा। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, कौन सा है आप मुझे बताइए। आप ए से भी निकाल सकते थे क्योंकि ए का दूसरा है, ये भी खत्म ये भी खत्म। आपने देखा, अगर आपको एक या दो ऑप्शन पता है तो भी आप एसएसटी में अपना आंसर निकाल सकते हो, ज़्यादा टफ ऑप्शन नहीं होते हैं। बाकी सी का आप सभी को पता ही है कि अहमदनगर को राज्य में कब मिलाया गया था, तो 1632 में मिलाया गया था। एंड बीजापुर को राज्य में कब मिलाया गया, तो ये मिलाया गया था 1685 में। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, और एक भी अगर मिल जाता है तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है कि सबसे पहले देखो ऐसे क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो चुका है कि पहले तो 4 ऑप्शन देंगे, फिर नीचे से आपसे पूछा जाएगा कि सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा, बहुत से कमेंट आते हैं ना कि इंग्लिश हिंदी दोनों दिखा दो, अगर वो दिखाने लगूंगी ना तो समय बहुत बर्बाद हो जाएगा, आप भी जानते हैं, और अभी समय उतना है नहीं, तो क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किस गुप्त वंश शासक ने महाराज धीराज की उपाधि का प्रयोग किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये पता नहीं कितनी बार पूछा है कि महाराजा धीराज की उपाधि का प्रयोग किसने किया था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक तो समुद्रगुप्त है और दूसरे चंद्रगुप्त हैं। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, बट ये आपको याद रखना है कि गुप्त वंश शासक में से महाराज धीराज की उपाधि का प्रयोग किया गया था किसके लिए, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त। हम इनको इस उपाधि से भी जानते हैं, इन दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। चलिए अब ये यहां से देख लेते हैं। पिट्रा ड्यूरा से क्वेश्चन बहुत पूछता है। देखिए यहां पर क्या पूछ रहा है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा से क्या तात्पर्य है। पिट्रा ड्यूरा क्या है ये आपको बताना है। तो मैं आपको सिंपल सी चीज बता रही हूं, बस इसको रट लो पिट्रा ड्यूरा के बारे में, और वो है कि ये एक उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन कठोर पत्थर को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने थे। बस यही है, ये कोई कपड़े पे जटिल डिजाइन नहीं है, ना ही ये कोई विवाह की रस्म है, और ना ही ये कोई ईरान से मुगल दरबार में लाया गया था। ये बस एक संगमरमर बलुआ पत्थर पर रंगीन हो गया कठोर पत्थर, इनको दबाकर बनाया गया सुंदर तथा अलंकृत नमूने थे। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। पिट्रा ड्यूरा से मतलब बस इतना ही है। ठीक है, चलो 95। अब यहाँ पे आपको कुछ जो क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं उनके संदर्भ में आपको मिलान करना है। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि कई बार पूछा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि महोदयपुरम का मतलब है हमारा केरल से। ठीक है, अब आपको पता है ना कि हर क्षेत्र में अलग अलग संस्कृतियां होती हैं, तो उसी का नाम है। तो महोदयपुरम कहाँ की संस्कृति है, तो वो है केरल की। तो ए का हो गया दूसरा। चलो एलिमिनेट करते हैं, खत्म हो गया, ये भी खत्म, 2 ऑप्शंस बचा है। अब इससे क्या होगा कि हमारे पास थोड़ा सा इजी हो जाएगा सही आंसर को पहचानने के लिए। अब अनंत वर्मन आपका ये कहाँ का है, तो ये है उड़ीसा का। बी का हो गया आपका फर्स्ट, तो ये भी खत्म, आपका राइट आंसर 4। बाकी सी का देख लीजिए, मंगल काव्य का बंगाल हो जाएगा और बसोहली हो गया कांगड़ा। ठीक है, तो ये कुछ क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं जिसको हमको मिलाना था, हमने यहाँ पर देख लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। चलो 96। यहां पर देखिए लिखा है कि आपको कुछ कथनों को पढ़ना है और उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। चलिए देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आर्यभट्ट ने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, और ये तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी को पता होगा।
कि ये बात सही है या नहीं, तो एकदम 100% सही है कि पृथ्वी जो अपनी धुरी पर चक्कर काटती है उसकी वजह से दिन और रात होते हैं। दूसरा, इन्होंने बताया कि आर्यभट्ट ने ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक तर्क दिया था। उन्होंने कुछ ऐसे उल जुलूल बातें नहीं की थी, एक वैज्ञानिक तर्क दिया था उसको, ताकि लोगों को समझा सकें। ये भी बात सही है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, हमारा पहला दोनों सही है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं 97 पे। यहां पर देखिए, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा जो है पेयर वो सही तरीके से नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। मैं ये वैसे भी ऐसे मिलान वाले क्वेश्चंस बहुत आएंगे आपके एग्जाम में, तो देख लेते हैं। देखो, मनीग्राम और नाना देसी को हम व्यापार संघ बोलते हैं, एकदम बात सही है। शिकस्ते व नस्तलिक लेखन की शैली होती है, ये एक शैली है जिसको हम शिकस्ते व नस्तलिक के नाम से जानते हैं। मूवेंदर और अरैयर, ये क्या है? ये उपाधियां हैं, ये नाम नहीं है। मूवेंदर और अरैयर हम लोगों को देते थे, एक उपाधि के तौर पे उपाधि देते थे। ठीक है, बाकी वेट्टी और जो कदमाई है, ये भूमि की श्रेणियां नहीं है। तो तीसरा हमारा गलत है, गलत वाला पूछा है, तो हमारा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं 98 पे। यहां पर देखिए, इसमें भी आपको मिलान करना है, नीचे से देख सकते हैं आप, सही कथन का चुनाव करना है। चलो देख लेते हैं 98 का कि इसमें क्या पूछ रहा है। कथनों पर विचार करें तथा सही कथन वाले विकल्प का चुनाव करिए। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सम्राट अशोक के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो जो इलाहाबाद में अशोक स्तंभ है, क्या वो सम्राट अशोक के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? बिल्कुल भी नहीं। बाकी देखिए, हमको सही विकल्प का चुनाव करना है, तो ये तो गलत हो गया। ओके, उसके नीचे देखिए, अशोक स्तंभ पर जो अभिलेख हैं वो हरिशेन द्वारा एक काव्य के रूप में लिखे गए थे। जी हाँ, अगर कभी भी आपसे पूछे ना कि अशोक स्तंभ पर जो अभिलेख है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो हरिशेन के द्वारा। ये भी आपको नाम याद रखना है, ये बात एकदम सही है। प्रशस्तियों में जनसाधारण एवं सामाजिक जीवन के बारे में लिखा गया था, ये बात गलत है। तो बस सही पूछा है, तो सही हमारा दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं 99 पे। तो कथन वाले जो है ना वो ट्रेंड चल चुका है, कथन वाले जो क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है कि ए और बी को आपको पढ़ना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है, एक मिनट, हाँ 99, मैं आपको क्वेश्चन नंबर भी बताती चलूंगी कि हमने कितना क्वेश्चन कर लिया है। तो 10वें क्वेश्चन में जस्ट पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर देखो, दो कथन को पढ़ो और सही विकल्प का चुनाव करो। पहला लिखा है कि, और ये स्टेटमेंट वाले ना आपको डायरेक्टली ऑप्शंस में भी देखने को मिलेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विराशलिंगम पंतलूनु ने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में मद्रास प्रेसिडेंटी में एक संगठन बनाया था। जी हाँ, देखो विधवा पुनर्विवाह के बारे में बहुत से लोगों को ये नाम पता ही नहीं होगा कि विराशलिंगम जो पंतलूनु है उन्होंने भी मद्रास प्रेसिडेंसी में एक संगठन बनाया था। बात एकदम सही है। आर्य समाज की स्थापना करने वाली स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। जी हाँ, और एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो वो किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बात दोनों सही है, तो हम दोनों पे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर आ गए अपने 100 क्वेश्चंस में। देखिए यहां पर देखो लिखा हुआ है कि 19वीं शताब्दी के भारत में सिंह सभाओं का गठन क्यों हुआ था। तो सिंह सभाओं का गठन क्यों हुआ था, इसका आपको रीजन बताना है कि आखिर में क्यों हुआ था ये। तो चलो देख लेते हैं। क्या अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लड़ाई के लिए? बिल्कुल भी नहीं, इसलिए बिल्कुल भी नहीं हुआ था। सिखों में प्रचलित अंधविश्वासों से छुटकारा पाने के लिए। यस, सिंह सभा का गठन इसीलिए हुआ था, जो अंधविश्वास फैल रहा है उससे हमको छुटकारा पाना है। जाति प्रतिष्ठा और भेदभाव की प्रथाओं को भी समाप्त करने के लिए, एंड सिखों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए। तो ये तीनों एकदम सही है, ए को छोड़ के। तो हमारा BCD यहीं पर मिल गया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए 101 क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं। और यहां पर आप देखिए, भारत में प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में धर्म के आधार पर अधिकार जमाने, आधिपत्य स्थापित करने की निम्न में से कौन सा आंदोलन आलोचना करता है। मतलब कि आप अधिकार जमा रहे हो, आधिपत्य स्थापित कर रहे हो, इसकी आलोचना कौन सा कर रहा है, आपको ये बताना है कौन सा आंदोलन इसकी आलोचना कर रहा है। बहुत आसान है, वो है स्वाभिमान आंदोलन।
ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है? आर्य समाज का तो आपको पता ही है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज का आपको बताना है और सत्यशोधक समाज का, ये आपका होमवर्क है, कमेंट में जरूर लिखिए। तो फाइनली इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। एक नया क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 102 पे। चलिए देखो इल्बर्ट बिल के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। ये तो बात एकदम सही है, गलत तो इसमें कुछ है ही नहीं। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे नहीं चला सकते हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है? सही नहीं है, तो ये बात हमारी गलत है। चला सकते हैं, यहाँ पर लिख रहा है कि नहीं चला सकते हैं। बिल भारतीय तथा ब्रिटिश न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करता है और भारत में काम कर रहे अंग्रेजों ने सरकार से इस बिल को लाने की मांग की थी। तो ये भी हमारा सही है, तीसरा, चौथा, पहला। गलत क्या है? तो वो है हमारा दूसरा, और यही हमारा सही हो जाएगा क्योंकि हमसे नहीं पूछा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। मैचिंग करने वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। चलो यहाँ पर, और फिर से आपको डेट, वही ट्रिक आपको अपनाना है। देखिए आपको इसमें बस ये बताना है कि जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन हुए उसके संदर्भ में आपको बताना है कि कब कौन सा हुआ है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। हाँ अब ठीक है, चलिए। तो देखो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कोल विद्रोह कब हुआ था। तो ये हुआ था 1831 से 32 के बीच में, ठीक है। एक हमारा चौथा हो गया, एलिमिनेट कर देते हैं, ये दूसरा खत्म, और यहाँ पर भी दूसरा लिखा है, इस थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखिए कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 में, तो एक का चौथा होगा ना, तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से जो हमारा संथाल विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था ये आपको बताना है। तो ये हुआ है 1855 में, ठीक है। बस्तर विद्रोह तो ये हमारा हुआ है 1910 में, एंड वर्ली विद्रोह तो ये हमारा हुआ है कब? 1940 में। देखो मैं आपको बोलूंगी, इसमें से आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक दो याद रख लीजिए, क्योंकि देखिए अगर आपको कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह भी, ये दोनों भी पता है ना, तो भी आप आराम से कर लोगे, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला। आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, इसमें से पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, एक दो याद रखो कि जो हमारा कोल विद्रोह था 31 से 32 के बीच में हुआ था, एंड जो हमारा संथाल था वो 1855 के बीच में हुआ था, बस दैट्स इट, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम 104 पे। ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी को पता भी है कि किस नए राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। तो वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो तीसरा हमारा इसमें सही हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं 105 पे। यहां पर देखिए, निम्न में से कौन सा मानचित्र वनस्पति के वितरण को दर्शाता है? वनस्पति के वितरण को कौन सा मानचित्र दर्शाता है? बस एक बात याद रखो, वो है हमारा थीमेटिक। भौतिक मानचित्र खाका से नहीं, आप वनस्पति की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमको थीमेटिक मानचित्र चाहिए। तीसरा सही हो जाएगा। और कई बार पूछा हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगते हैं, एग्जाम में करने में मजा आ जाता है क्योंकि हमारा समय बचता है, ठीक है। चलो फिर से यहाँ से आपसे ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो गया। देखिए इसमें लिखा है कि जब हम एक भारतीय शहर से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा की यात्रा करेंगे तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गवाएंगे? ये वही है, आपको हमेशा 5.5 घंटा आगे इससे कैलकुलेट करना है, और इसमें हम कितना, तो लगभग 5 घंटे गवाएंगे, ठीक है। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। देखो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको एग्जाम में ना आए ना तो आप परेशान मत हो, क्योंकि अगर 60 में से अगर आपको एक नहीं आ रहा है तो आप इसके लिए थोड़ी ना परेशान होंगे, बाकी 58 तो आपका है ना। तो ये आपको हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना है, ठीक है। पहला सही हो जाएगा। अब ये हमारा आ गया 107। देखते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है कि ए और बी को पढ़ो तथा बताओ कि क्या बातें ये सही लिखी हुई हैं। इसमें 107 में पूछ रहा है, तो चलो देख लेते हैं। 21 जून को उत्तर आयनात होता है तथा मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। एकदम गलत। दक्षिण आयनात 22 जनवरी को होता है तथा कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ये दोनों ही बातें गलत हैं। तो ये तो बहुत आसान है, दूसरे पे हम चले जाएंगे अपने, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपको टफ लगे आप उसको कॉपी में जरूर नोट कर लेना। अब आ गए हम 108 पे। यहाँ पर देखो, इसमें ग्लोब के बारे में चीज़ें पूछ रही हैं और आपको बताना है कि क्या ग्लोब के बारे में जो चीज़ें लिखा गया है वो सही है या नहीं है। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में, जी हाँ,
आपने देखा हो ग्लोब, अगर आपके टीचर ज्योग्राफी पढ़ा, कभी भी आपने स्कूल में पढ़ाई की होगी तो वहाँ पे ग्लोब से हम सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम अपने देश, महाद्वीप, महासागर को अच्छे सही आकार में दिखा सकते हैं। बात एकदम सही है। ग्लोब हमारे लिए उपयोगी तब होता है जब हमें पृथ्वी के केवल एक भाग का अध्ययन करना हो। देखो पहली बात तो ये केवल आ गया ना, तो ये केवल वाली चीजें कभी सही हो ही नहीं सकती हैं। अगर आपको कभी समझ में ना आए, अगर आपको दिख रहा है केवल लिखा है, तुरंत काट देना, हो ही नहीं सकता है, तो केवल पहला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 109 पे यहां पर देखो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से महाद्वीपीय संहति के निर्माण के मुख्य खनिज हैं? कौन से हैं? तो ये तो बहुत आसान है, हमारा सिलिका एंड एल्यूमिना। ठीक है, सिलिका और एल्यूमिना जो है वो महाद्वीपीय संहति के निर्माण के मुख्य खनिज हैं, तो दूसरा सही हो जाएगा। फिर से आपका मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड वाला आ चुका है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे बहुत बार पूछा है, कल भी पूछा, देखो कल भी मैंने आपको कराया था ना, और ये सारे PYQ हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे वन दिया गया है, यहाँ पर मुख्य वृक्ष, आपको बताना है कि किस वन में किस टाइप के वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, बस इतना ही आसान है। तो चलो देख लेते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती, यहाँ पे कौन से टाइप के वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे? तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है बांज, एस, बीच। एक एक चीज नोट कर लो, पूछेगा जरूर एग्जाम में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में आपको कौन से वृक्ष देखने को मिलेंगे? तो साल, सागवान, शीशम। ठीक है, एक दो याद है तो भी आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। ए का हमारा तीसरा है और बी का हमारा पहला है, तो ए का तीसरा, बी का पहला, एक और आगे जाना पड़ेगा। एंड उष्णकटिबंधीय सदाबहार, इसका हमारा क्या होगा? तो यहाँ पर हमको रोजवुड, आबनुस एंड महोगनी मिलते हैं। बाकी शीतोष्ण बच गया, तो इसका हो जाएगा बांज, चीट एंड यूकेलिप्टस। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का तीसरा, बी का पहला एंड सी का आप देख सकते हो चौथा, डी का हमारा दूसरा, तो यहीं पे मिल गया तीसरा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। चलो अब हम आ गए अभिकथन और कारण पे, जो कि सीटेट का फेवरेट है। ठीक है ना, ये नया ट्रेंड चला है कि ये अभिकथन और कारण जरूर पूछेंगे आपसे। तो चलो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल सी दो चीज लिखी हुई है कि आपको कथन पढ़ना है, कारण को देखना है, और देखना है कि क्या दोनों बातें सही लिखी हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं, और ये एक बार ऐसे स्टेटमेंट में पूछा था कि सबसे ऊंचे ज्वार कब उठते हैं? तो पूर्णिमा और अमावस्या दोनों, ये बात एकदम सही लिखा है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीध में आते हैं, और सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊंचे ज्वार आते हैं, ये भी बात सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा? और व्याख्या भी इसकी सही कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। अब हम आ गए 112 पे। ये तो बहुत आसान है, पूछ रहा है कि कौन से स्थायी पौने नहीं है। तो देखो पश्चिमी पौने हमारे स्थायी पौने हैं, आप सभी को पता है। पूर्वी पौने को भी हम कहते हैं, व्यापारिक पौने को भी हम कहते हैं, बट मानसूनी जो पौने हैं वो स्थायी पौने नहीं है, और यही पूछा है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा। चलो अब हमारा 113, और ये तो मुझे लगता है कि आप सभी को आता होगा, इससे आसान तो क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि ये क्रम में लगाने वाला है। और 113 का क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी की सतह से आरंभ होते हुए वायुमंडल की परतों का सही क्रम। सबसे पहला तो हमारा क्षोभ मंडल ही आता है, तो अपने आप ये सब खत्म हो गए। आपने देखा, आपको ज़्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्षोभ मंडल आएगा ना पहले। आप समताप से थोड़ी ना स्टार्ट कर दोगे, पहले ट्रोपोस्फीयर आता है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर आता है, फिर मीजो, देन आपका बाह्य। ठीक है, यहीं पर आपके प्लेन वगैरह चलते हैं। सारे जो मानसूनी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में होती है। अब बता दो आयन मंडल किसका भाग है? कल मैंने आपको बताया था, तो दूसरा सही हो गया। चलो अब हमारा ये है 114। ठीक है, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। तो नाम से ही पूछ रहा है पास पास, और सघन का मतलब ही होता है पास पास, तो इसमें तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 कितना आसान पूछा है, देखो। सघन वृक्ष एकदम पास पास लगाए जाते हैं, सघन घर एकदम पास पास बने होते हैं। चलिए, बहुत आसान था। तो देखा आपने कि ऐसा नहीं है कि एसएसटी इतना आपसे टफ पूछा जाएगा, कुछ इजी है, कुछ टफ है, कुछ ऐसे तो मिलाकर ही पूछा जाएगा ना। अब ये हमारा 115।
चलो देखते हैं 115 का मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले देखो मल्चिंग, मल्चिंग का महत्व क्या होता है। मल्चिंग का मतलब होता है पलवारने, जिसको बोलते हैं मृदा की नमी बनाए रखने में सहायक है। ठीक है, मल्चिंग का मतलब ही होता है कि जो मिट्टी है ना उसकी नमी जो है वो बनी रहेगी। तो 4 हमारा सही है। बाकी मल्चिंग का और किसी से कोई महत्व नहीं है कि ये पीड़क को दूर करेगा, पौधों की बेहतर वृद्धि करेगा, उर्वरकों की भांति कार्य करता है, जी नहीं, ये सब गलत है। सिर्फ हमारा 4 जो है सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए हम आ गए 116 पे, और अभी तो हमको 150 क्वेश्चन करना है अभी। चलिए तो ये देखिए 116 में क्या पूछ रहा है कि खनिजों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, मतलब आपको गलत वाला बताना है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले खनिजों का निश्चित रासायनिक संयोजन होता है, बात एकदम सही है। ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं, किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा चट्टानों के गठन में पाए जाते हैं। जी हाँ, खनिज हमको कहाँ मिलेगा, कोई विशेष क्षेत्र होगा, चट्टान होगा, बट पूरे स्थान में समान बराबर रूप से फैले होते हैं, जी नहीं। कहीं पर ये ज़्यादा मिलता है, कहीं पर कम, और कहीं पर ये पाया ही नहीं जाएगा खनिज। तो ये तो गलत बात लिखा है कि पूरे स्थान पर ये समान बराबर से फैले होते हैं, तो गलत वाला पूछा है, तो हमारा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आ गए 117 पे। देखिए एक पूछ रहा है कि कौन सा उद्योग विश्व का प्राचीनतम उद्योग है। तो आपको पता होना चाहिए जो कपास वस्त्र उद्योग है, ये जीके का क्वेश्चन भी बन जाता है, ये विश्व का प्राचीनतम उद्योग है। आपको इसमें बाकी कोई ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। दूसरा हमारा सही हो गया। ठीक है, चलिए एंड अगर आपको कभी दिल से लगे कि यस ये मेहनत मैं सच में आप सभी के लिए कर रही हूँ, तभी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज मत करना। पढ़ लेना और डाउनलोड कर लेना, बार बार पढ़ लो, बस आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुझे तब खुशी मिलती है जब आप ये बताएंगे कि आपका एसएसटी से आपका सीटेट का पेपर 2 पास हो गया है। ठीक है, चलिए 118 देख लेते हैं। और एसएसटी की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, डेली मिलेंगी। यहाँ पर देखिए ये आपका फिर से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, और कितना लंबा चौड़ा पूछा है कि मुझे इसको बहुत ज़्यादा छोटा करना पड़ा है। ए और बी को पढ़ो और बताओ क्या बातें इसमें सही लिखी हैं, कौन सी बातें। देखो, पद, राज्य और सरकार का अंतर बदल नहीं किया जा सकता, बात एकदम सही है। जो राज्य है और सरकार है, आप इसका जो है अंतर बदल नहीं कर सकते हैं। बी में लिखा है कि सरकारी कानूनों के प्रबंधन और उन्हें लागू करने के लिए जो सरकार है, जी हाँ, अभी आप न्यूज़ वगैरह में भी देखते हैं, नया जो बिल आया है कि सरकार जो है ना, गवर्नमेंट, वो कानूनों के प्रबंधन और उनको लागू करने के लिए उत्तरदायी है, जबकि राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो उन प्रभुत्व संपन्न लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जिन्होंने एक निश्चित क्षेत्र पर अधिकार कर रखा है। दोनों बातें एकदम सही हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ओके, चलिए और ये हमारा है 119। ठीक है, फिर से आपका कथन दिया हुआ है और इसमें आपको बताना है कि क्या बातें इसमें सही लिखी हैं, कौन सी बातें। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए ए और आर में क्या लिखा है कि केरल और लद्दाख की भौगोलिक विशेषताएं भिन्न हैं, किंतु उनका इतिहास समान सांस्कृतिक प्रभाव का साक्षी रहा है। जी हाँ, केरल और जो लद्दाख है, जोग्राफिकल जो है उनका विशेषताएं जो है, भौगोलिक विशेषताएं वो अलग है, बट इनका इतिहास समान सांस्कृतिक प्रभाव का साक्षी है। इतिहास तथा भूगोल अक्सर क्षेत्र विशेष के सांस्कृतिक जीवन से बंधे होते हैं। यस, बात एकदम सही लिखी है, व्याख्या भी एकदम सही हो रहा है, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं 120 पे। फाइनली हमने 91 से स्टार्ट किया और हम 120 पे पहुंच गए। ठीक है, तो ये हमारा 120 का क्वेश्चन आप देख लीजिए प्लीज़, यहाँ पर देखिए, और प्लीज़ अपना आंसर आप सभी को बताना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताओ क्या भरा जाएगा। एक संगठन या अभिकरण है जिसके द्वारा कोई राजनैतिक इकाई अपने प्राधिकरण का प्रयोग करती है और नागरिकों के कार्यों पर नियंत्रण रखती है, तो वो कौन है? वो है हमारी सरकार। ये तो सभी को पता है, तो तीसरा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 121 पे, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप सभी को पता भी होगा। देखिए इसमें पूछा है कि नए कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के संघर्ष, जिसे केंद्र की सरकार ने, और ये मुद्दा तो सभी को पता है, 2021 में वापस ले लिया था, क्योंकि किसानों ने क्या किया था, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने हड़ताल की। आप जानते हैं, ये तो
मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसके संदर्भ में आपको कथन को पढ़ना और बताना है क्या बातें सही लिखी हैं। सही विकल्प का आप चयन करो। लोकतांत्रिक सरकार संरचना में लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं और अपनी असहमति दिखाते हैं। जी हाँ, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है जो कि गलत है तो आप उस पर प्रदर्शन करिए, अपना दिखाइए कि हम आप इसे डिसएग्री हैं। बात एकदम सही है। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। जी हाँ, जो गवर्नमेंट है वो किस लिए बैठी हुई है? हमारे लिए, तो हम सभी के लिए, ठीक है। बाकी हम उनको वोट क्यों देते हैं? ताकि वो हमारे प्रॉब्लम को समझे। बात एकदम सही है। तो तीसरा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ गए हम 122 पे। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए, इसमें पूछ रहा है कि खेतीहर मजदूरों को कम मजदूरी पर काम करना पड़ता है। जी हाँ, आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा बुरी हालत और जो कि बहुत ज़्यादा दुख भी होता है कि जो सभी के पेट भरते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत, सबसे ज़्यादा संघर्ष अगर कोई करता है तो वो है किसान। और जो भी इस फैमिली से आते हैं वो अच्छे से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि कम मजदूरी पर उनको काम करना पड़ता है। ये मजदूर साल भर कमाई करते हैं, एकदम गलत। साल भर कमाई नहीं करते हैं। अगर साल भर कमाई करते तो शायद आज वो इस स्थिति में नहीं होते। तो ये गलत, ए बस सही है तीसरा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आप अपने कॉमन सेंस से भी आराम से कर लेंगे। ज़्यादा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सब रटना ही है। तो ये क्वेश्चन हमारा आ गया 123। यहाँ पर देखिए 123 में पूछ रहा है कि स्वरोजगार का मतलब क्या होता है। स्वरोजगार का क्या मतलब है? स्वरोजगार का मतलब ये है कि आपने खुद से अपने लिए जॉब जो है वो एक इस्टेब्लिश कर ली है। आप डिपेंड नहीं है गवर्नमेंट भर्ती निकालेगी नहीं निकालेगी, आप आराम से बढ़िया अपना जॉब कर रहे हो, जो भी छोटा हो बड़ा हो। जमींदार के घर काम करती हुई खेतीहर मजदूर, ये क्या उसने खुद से किया है? नहीं, वो तो कहीं और। हम सरकार के भी क्या है, हम सभी क्या है, एक नौकर ही तो हैं। हम यहाँ पे मालिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो खेतीहर मजदूर है वो भी तो किसी मालिक के घर जा रही है। आंगनवाड़ी कर्मी, ये भी जो है सर आपको पता है ये भी कोई अपना स्वरोजगार नहीं है। गांव के एक विद्यालय की एक शिक्षिका, ये भी नहीं है। बट यस, अगर आप छोटा सा अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी हो, तो वो आपका स्वरोजगार है। जैसे कि शहर के बाजार में मछली बेचती एक महिला, सब्जियां आप खेत में उगा रहे हैं, आप उसको जा रहे हैं मार्केट में बेच रहे हो, तो ये क्या है? स्वरोजगार है। 4 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं 124 पे, जो कि काफी लंबा चौड़ा है। तो चलो देख लेते हैं। यहां पर देखिए, इसमें पूछ रहा है कि कथन कारण को पढ़ो और बताओ कि क्या बातें सही हैं। तो देखते हैं। जनमत को प्रभावित करने के लिए मीडिया जो है वो मसौदा तय किया जाना है। मतलब संचार माध्यम द्वारा मसौदा तय किया जाना। जी हाँ, जनमत को प्रभावित करने के लिए संचार माध्यम जो कि मीडिया द्वारा मसौदा तय जो है वो किया जाता है। बाकी कारण क्या लिखा है कि संचार माध्यम जो मीडिया है उसके व्यावसायिक घरानों से निकट संबंध है। देखो ये बात तो सही है, बट ये इसके संदर्भ में इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बात जनमत की हो रही है, यहाँ पर इसने बोल दिया व्यावसायिक घराने। स्टेटमेंट तो एकदम सही है कि जो मीडिया होती है उनकी व्यावसायिक घरानों से काफ़ी नज़दीकी संबंध होते हैं, और ये तो आप जानते ही हैं। बट इसके संबंध में ये बात नहीं सही है। तो अभिकथन कारण बिल्कुल सही है, बट हाँ ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा हमारा इसमें राइट आंसर? हमारा हो जाएगा दूसरा, कि सही तो है बट ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। अब हम आ जाते हैं 125 पे। निम्न स्रोतों में से कौन सा समाज में लैंगिक असमानता और भेदभाव का स्रोत हो सकता है? बताइए, आखिर में ऐसी कौन सी चीज है जिससे जो है डिस्क्रिमिनेशन हो गया, आपको भेदभाव, ये सारी चीजें आपको इसका स्रोत है। महिलाओं पुरुषों के काम को अलग अलग महत्व देना। जी हाँ, महिलाएं घर में काम करती हैं, उनके काम का जो है कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। लोगों को लगता है अरे ये तो कोई काम ही नहीं है। यही तो है। ये तो मतलब आप महिलाओं के काम और पुरुष के काम दोनों को एक सेम तराजू पे रखते ही नहीं हो, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा स्रोत है। बालिका शिक्षा के लिए प्रावधान, दहेज प्रथा को कम करना, लड़कों लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय, ये तो अच्छी बात है ना। हमसे तो स्रोत पूछा है, हम पहले पे जाएंगे, ठीक है। चलो हम आ गए हैं 126 पे। सोचिए, अभी हमको 150 तक जाना है। आप सब प्लीज अपना आंसर जरूर बताना। तो देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से संविधान की प्रस्तावना में पाए जाने वाले कौन से सिद्धांत वैमनस्य और सांप्रदायिकता को हतोत्साहित करते हैं? तो कौन जो है उसको हतोत्साहित करेगा? इसको ध्यान से पढ़िएगा एक बार, मैं आपको इंग्लिश भी दिखाना चाहूंगी। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स
फाउंड इन द प्रियम्बल डिस्करेज डिसहार्मोनी एंड कम्युनलिज्म, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेटिक या फिर लिबर्टी। इसमें आपको बताना है। तो ये है हमारा कौन सा हो जाएगा, तो वो है हमारा फ्रेटर्निटी। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भाईचारा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए 127 पे आ गए। यहां पर देखिए 127 में आपसे क्या पूछ रहा है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, कल ही मैंने आपको धर्मनिरपेक्षता बताया है कि इसका मतलब क्या होता है कि आपके लिए सारे धर्म बराबर हैं, बस यही एक इसका मतलब है। ठीक है, 127। तो चलिए बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। सबसे पहले सभी धर्म बता ही दिया मैंने, समान प्रतिष्ठा पाते हैं। राज्य भारतीय नागरिकों के सांस्कृतिक धार्मिक जीवन को नियंत्रित कर सकता है, यस, वो तो आपके सामने ही एग्जाम्पल ही है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा, ये भी बात सही है। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है, सभी धर्म बराबर हैं, तो डी तो हो ही नहीं सकता है। तो ए बी सी ये तीनों बातें सही हैं। ठीक है, पहला सही हो जाएगा। अब हम आते हैं 128 पे। काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ये। यहां पर देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि किस मौलिक अधिकार के तहत किसी नागरिक को कम मेहनताने पर काम करने या फिर बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, तो वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। आप किसी को कम मेहनताने पे मजदूर बनाकर मजबूर नहीं कर सकते हो। तो ये हमसे क्या पूछा था, किस मौलिक अधिकार के तहत, फंडामेंटल राइट आपको पता होना चाहिए, सारे याद कर लेना। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। ठीक है, चलिए शोषण के विरुद्ध अधिकार 129। और आप देख सकते हैं क्वेश्चंस कितने लंबे चौड़े रखे हैं सीटेट ने, ठीक है ना, इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। इसमें देखिए हम कितने पहुंच गए हैं, 129। अब हम लोग मतलब 130 पे पहुंचने ही वाले हैं। देखिए इसमें सबसे पहले देखो, कल हमने हास्यकरण के क्वेश्चन किया ही है। कल मैंने आपको देखिए आपने एक चीज नोटिस करना, कल भी घैटोइजेशन आया था और आज भी आप देख रहे हो कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बस उसका तरीका अलग हो जाता है। ठीक है, तो सामाजिक हास्यकरण के संबंध में घैटोइजेशन एक ऐसी परिस्थिति है जहां एक क्षेत्र या समुदाय में एक विशेष समुदाय के सदस्यों की बहुत ज्यादा आबादी होती है। यह किसके कारण संभव होता है, यह आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले किस कारण, तो एक तो विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण की वजह से होता है। जो अकाट स्थितियां जैसे कि भय या फिर विद्वेष उत्पन्न हो जाता है उसके कारण है। समुदाय के रूप में अधिक सुरक्षित महसूस करना इसके कारण है। बट बेहतर नौकरी और अवसर और दाम्पत्य साथी, ये तो कोई मैटर ही नहीं है यहाँ पे, इसका तो दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है। तो बी खत्म, ए सी डी सही है। ठीक है, तीसरा। चलो 130 पे हम फाइनली पहुंच गए हैं। तो देखिए 130 में आपसे क्या पूछ रहा है कि इसमें कौन कौन सी बातें जो हैं वो सही लिखी हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो ऐसे कारणों को पहचान करो जिन्होंने आदिवासी समूहों को भारत में विभिन्न क्षेत्रों में वैकल्पिक कामों जैसे बागान मजदूरों और निर्माण कार्यों के मजदूरों, औद्योगिक मजदूरों आदि की तरह काम करने के लिए उनके अपने परंपरागत आजीविकाओं के स्रोतों में से विस्थापित करने में योगदान किया। तो कौन कौन से होंगे ये आपको देखना है। वन नीतियां तो ऑब्वियस सी बात है, आर्थिक परिवर्तन भी है, एंड हमारा राज्य द्वारा राजनीतिक बल, मतलब ए बी डी। जलवायु की स्थिति कोई हमारा यहाँ पर राइट आंसर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा। योगदान किसने किया है, तो इसने किया है वन, आर्थिक एंड द्वारा राजनीतिक बल। सी वाला गलत है। चलो 131 पे आ गए। अब आपको पता है 20 आपके पेडागोजी के आएंगे ना, तो 30 से 40, 40 से 50, तो 20 अब हमारा यहाँ से पेडागोजी स्टार्ट हो रहा है। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछ रहा है। कौन सी बातें इसमें सही है। देखो पाठ्य पुस्तक जो है ना वो निर्देशनात्मक प्रक्रिया नियोजन हेतु विभिन्न विचार प्रस्तुत करती है, ये बात एकदम सही है, अलग अलग विचार प्रस्तुत करती है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर देखिए पाठ्य पुस्तकों में क्या होता है, सूचनाओं का संतुलित एवं एक क्रोनोलॉजी में होता है। अब जैसे कि मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आपको कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ाऊं ना, मैं सीधे महात्मा गांधी की जो आंदोलन है वो पढ़ा दूं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक क्रोनोलॉजी होना चाहिए, ये एकदम बात सही लिखा है। शिक्षकों को अपने शिक्षण एवं नियोजन हेतु केवल
केवल आ गया ना, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, खत्म हो गया ये ए एंड बी। तीसरा ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब हमारा आता है 132। सारे पैडागॉजी हैं, यहीं से फंसेगा, इतना बस ध्यान रखना, ठीक है। समाजशास्त्र में रचनावादी दृष्टिकोण, रचनावादी का मतलब ही होता है कि आप बच्चों पे फोकस कर रहे हो। कहीं पर भी फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनावादी का मतलब होता है कि आपने क्या किया है, बाल केंद्रित शिक्षण और ज्ञान के निर्माण के तरीकों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। 4 सही हो जाएगा। आपने यहाँ पर क्या किया कि पारंपरिक चीजें तो कभी सही हो ही नहीं सकती हैं, और समान उद्देश्यों को देख के बस पढ़ा रहे हो, या फिर आप योग्यता आधारित शिक्षण, मतलब कौन कितना काबिल है, तो ये तो तीनों हो ही नहीं सकता है। 4 हमारा सही है, ठीक है। 133। यहां पर देखिए क्या लिखा है कि अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा करते हुए निम्न में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है, किसको कर सकते हैं। तो महिलाओं की भागीदारी की बात हो रही है, तो विभिन्न उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी, संगठित व असंगठित क्षेत्रों में लैंगिक भागीदारी, महिलाओं द्वारा घर पर किया जाने वाला कार्य, ये सब कुछ अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी पर हम चर्चा कर सकते हैं। तीनों बातें सही हैं, 4 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 134। देखिए यहां पर 134 में हमारा क्या सही होगा। एक भूगोल की शिक्षिका कक्षा में बदलते भूमि उपयोग पर चर्चा करना चाहती है, इस उद्देश्य हेतु निम्न में से क्या उपयुक्त रहेगा। तो बदलते भूमि की बात हो रही है, तो इसमें से क्या होगा तो वो देख लेते हैं। 50 साल की अवधि में 10-10 साल के अंतराल पर लिए गए एक कस्बे की तस्वीरें दिखाना, ताकि पता चलेगी ना कि क्या क्या चेंज, कौन कौन से बदलते भूमि जो है उपयोग, तभी तो हम चर्चा कर पाएंगे। एकदम बात सही लिखा है। दूसरा आपका 2010 में विभिन्न देशों में भूमि उपयोग पर दी गई सारणी को देखकर, अब एक टेबल मैं आपको दे दूंगा, मैं बोलूँ कि देखो क्या यहाँ से तुम बता सकते हो कि कौन कौन से बदलते भूमि का उपयोग है। नहीं, जब तक आपके सामने कोई क्लियर पिक्चर ना हो। तो बी खत्म। सी भूमि उपयोग की विभिन्न तस्वीरें दिखाओ और औद्योगिकरण जैसे कैसे भूमि उपयोग को प्रभावित करता है, इस पर चर्चा करो। ये बात भी सही है, ए एंड सी, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा तीसरा। अब हम आ गए 135 पे। फिर से हास्याकरण। हास्याकरण जो है सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, तो आपसे क्वेश्चन जरूर बनेगा यहाँ से। देखो हास्याकरण की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए किस संसाधन का उपयोग किया जा सकता है। तो समीप के एक संग्रहालय का भ्रमण, एक मैप जिसमें भारत के हर एक राज्य के आदिवासियों की जनसंख्या दिखाई दे रही हो, इंटरनेट से ले लो एक लेख, वहाँ पे बता दो जिसका लेखक ज्ञात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। आदिवासी विस्थापन पर आपको एक वृत्त चित्र दिखाना चाहिए, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है जिससे आप बच्चों को समझा सकें हास्याकरण का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो 4 ऑप्शन विल बी राइट। 136। तो देखते हैं 136। यहां पर देखिए निम्न गतिविधियों में से किसके द्वारा विद्यार्थी संचार माध्यमों की एजेंडा बनाने में भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर पाएंगे, ठीक है ना। किसके द्वारा, विद्यार्थी की बात हो रही है, कौन सी एक्टिविटी के द्वारा। तो संचार माध्यमों के विभिन्न प्रकारों का कोलैज बना दो, या फिर अलग अलग संचार माध्यमों से विभिन्न खबरों को इकट्ठा करना तथा उनकी विषय वस्तु को विभिन्न श्रेणियों में बांट दो। खबर इकट्ठा कर रहे हो आप, 3-4 अलग अलग अखबारों में से एक खबर को इकट्ठा करो तथा इसकी विषय वस्तु, प्रसारण का पृष्ठ तथा लेख को दिया गया स्थान आदि की तुलना करो। बाद में इन अंतरों के कारण और प्रभाव पे चर्चा करो। यही सही होगा, बाकी कुछ हो ही नहीं सकता है। ऊपर से एक तो लंबा भी ऑप्शन है, साथ में सब कुछ एक ही ऑप्शन में डाल दिया है, तो तीसरा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये एक्टिविटी अच्छी हो सकती है। चलिए 137 पे। अब 137 में देख लेते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक चाहता है कि विद्यार्थी कानून बनने में लोगों की भूमिका को समझ पाएं। कानून बनने में जो लोग हैं उनकी भूमिका को समझ पाएं, तो कौन सी गतिविधियां उनकी कक्षा में शामिल होंगे, ठीक है। तो कौन सी होगी, सबसे पहले भारत में कानून बनने के विभिन्न चरणों पर एक थीम जो है वो आप तैयार करो, थीम वॉल, कि भारत में कानून कैसे बनते हैं, उसके स्टेजेस को बताइए। बात एकदम सही है। सूचना का अधिकार अधिनियम कैसे बना, इसका आप उदाहरण लेकर चर्चा करो। स्वयं एवं
एक कर्तव्य मतलब एक ड्यूटी चार्ट बना दो और कक्षा में चिपका दो। मतलब मैं टीचर हूँ, मैंने क्या किया, एक चार्ट बनाया, चिपका दिया, बच्चे क्या समझेंगे, बच्चे के दिमाग में तो कुछ भी नहीं चिपका, तो सी तो हमारा खत्म हो गया। ए और बी ज़्यादा से ज़्यादा आपको बच्चों से कराना है, ना कि खुद से करना है, ठीक है। चलिए 138 पे आ गए हम। इसमें देखते हैं 138 में आप स्थानांतरित कृषि के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आपको यह दर्शाना है कि कहाँ पर झूमिंग और मिल्पा की जाती है। ये तो रटना है, याद रखो। झूमिंग और मिल्पा जो है, झूमिंग आपका भारत में और मैक्सिको में आपका मिल्पा, बस इतना ही। ये नाम पूछेगा, डायरेक्टली मिलाने के लिए भी पूछेगा। तो मिल्पा कहाँ पे होता है, मैक्सिको में, ठीक है। और झूमिंग तो पता ही है भारत में, पहला सही हो जाएगा। 139 देखिए यहाँ पर लिखा है कि आदिवासियों को देखो, वे कितने मनोहर दिखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वे सारे समय नाचते ही रहते हैं। एक शिक्षक के रूप में अगर पाठ्य पुस्तक में ऐसे कथन दिए गए हैं तो आप उसे किस संकल्पना से जोड़कर देखेंगे। तो ये एक रूढ़िवादी सोच है। आप किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते हो ना कि आप ये देखो ये तो बस नाचते ही रहते हैं। एक रूढ़िबद्ध धारणा बनी हुई है, ठीक है। तो आपका पहला सही हो जाएगा, जिसको हम स्टीरियोटाइप बोलते हैं। 140 140 देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्न प्रश्नों में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग के को बढ़ावा देते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो जहां पे बच्चों को दिमाग लगाकर सोचना पड़े, रटा रटा आंसर ना दे दे, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है इसमें कि किन तरीकों से साम्राज्यवाद ने विजित राष्ट्रों को प्रभावित किया। तो बच्चा तरीका बताएगा। अब कोई भी तरीका हो सकता है ना, वो अपने हिसाब से बताएगा। बात एकदम सही लिखा हुआ है। बाल विवाह की हानियां क्या थी, तो एक हानि तो होगी नहीं, बहुत सारी हानियां होंगी, तो ये भी बात सही लिखा हुआ है। संविधान का कौन सा हिस्सा स्वतंत्रता से संबंधित है। अब ये तो रटने वाला है ना, आपने रटा है तो ठीक है, अदरवाइज आप भूल गए तो ये हो ही नहीं सकता है। कौन से कारक हैं जिन्होंने लोगों को एकजुट होने और राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने में सहायता की। तो यहां पर भी सोचना पड़ेगा उसको। तो ए बी डी हो जाएगा दूसरा। 141 है। यहां पर देखिए, यहां पर पूछ रहा है कि भूगोल में मानचित्र कला तकनीक केंद्रित है। तो भूगोल में जो मानचित्र है वो किस पे है, वो थीमेटिक आधारित कॉन्सेप्ट की बेहतर समझ पैदा करने पर है, ठीक है। रोचक अधिगम विषयक संप्रत्यय ये नहीं है, ये है हमारा थीमेटिक आधारित जो संप्रत्यय है उसकी बेहतर समझ को पैदा करने पे। तो पहला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 142 150 के करीब पहुंच चुके हैं हम। जितना हो ज़्यादा हो सकेगा उतना क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। बस आप सब अपना सपोर्ट बनाए रखिए। यहां पर देख लेते हैं 142 में, इसमें हम क्या पूछ रहे हैं, देखो ध्यान से। मिडिल स्तर पर सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की दशा को समझ पाएं। इसके लिए निम्न में से कौन सी गतिविधियां सबसे उपयुक्त होंगी, ये आपसे पूछ रहा है। कौन सी इसमें से एक्टिविटीज जो है ना वो सबसे अच्छा होगा भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की दशा को समझने के लिए, ठीक है ना। तो इंग्लिश वाला भी एक बार आप देख सकते हो ताकि आपको थोड़ा समझ में, बीच बीच में मैं दिखा सकती हूँ। तो इसका क्या होगा 142 का कमेंट प्लीज करना कि आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है ना। तो देखो आप क्या करना चाहते हो, सार्वजनिक व्यवस्था, तो उनके क्षेत्र में सरकारी व प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में बोलो, आंकड़े एकत्रित करो और उनकी तुलना करो, मिलाओ कि सरकारी प्राइवेट में क्या अच्छा है क्या बुरा है। बात एकदम सही है। आप स्वास्थ्य सेवाएं सरकार का प्राथमिक दायित्व पर चर्चा करें। प्राथमिक दायित्व क्या होता है, स्वास्थ्य सेवाएं, ये बात भी सही है। लोगों का इंटरव्यू लो और उनसे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के अपने अनुभव को बांटने को कहो। मतलब वो बताएंगे कि तुम्हारा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं या जो भी चीज़ें हैं, तो वो बताएंगे। तो तीनों बातें एकदम सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। ओके, चलिए 143 यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, आपको विचार करना है और इसमें सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। ए और आर दिया गया है, आपको बताना है दोनों बातें सही हैं या नहीं। कुछ सामाजिक विज्ञानी अपने सिद्धांतों में भौतिक व प्राकृतिक विज्ञान का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। यस, बात एकदम सही है। प्रायः माना जाता है कि मात्र प्राकृतिक और भौतिक तत्वों का ही वैज्ञानिक परीक्षण संभव है। जी हाँ, जो नेचुरल है, जो भौतिक है, उसी का तो वैज्ञानिक परीक्षण कर पाएंगे ना।
तो आपका पहला सही है और व्याख्या भी इसकी सही करता है। 144 निम्न स्रोतों में से किसको प्राचीन भारतीय इतिहास के शिक्षण के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है? तो किसको नहीं जोड़ सकते हो? देखो, गुफा चित्रकारी को तो हम जोड़ते हैं, जो हमारा मिनिएचर पेंटिंग है, अभिलेख कितने सारे मिले, इसको भी। बट ये जो पोर्ट्रेट पेंटिंग है ना, जो पोर्ट्रेट पेंटिंग है, इसको आप प्राचीन भारतीय इतिहास के साथ नहीं जोड़ सकते हो। 4 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं वाला पूछा है। 145 और ये तो कुछ ज़्यादा ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 145 में देखिए ध्यान से, आपसे क्या पूछ रहा है कि आसपास क्षेत्र की एक नदी पर सामाजिक विज्ञान की एक परियोजना संपन्न करते हुए निम्न में से क्या विद्यार्थियों द्वारा संग्रहित किया जा सकता है? देखिए, आसपास का क्षेत्र है, उसकी एक नदी पर जो सामाजिक विज्ञान का एक प्रोजेक्ट है, तो इसमें बच्चे जो है क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्या क्या संग्रहित कर सकते हैं। तो नदी पर लिखी पुस्तकें कर सकते हैं, कविताएं और गाने भी कर सकते हैं, किसानों से जो है साक्षात्कार भी हो सकता है। बट पाठ्य पुस्तक से संक्षेपण एंड नदी से संदर्भित एक चलचित्र देखना ये नहीं है, क्योंकि आसपास के क्षेत्र की नदी पर आप चलचित्र थोड़ी ना दिखाएंगे। तो ABC पहला ही सही होगा, ठीक है। 146 तो चलो देखते हैं 146 में निम्न में से कौन सी गतिविधियां वन एवं घास के मैदान की समझ को आंकने के लिए विद्यार्थियों को दी जा सकती है? ठीक है, वन और घास के मैदान की समझ को आंकने के लिए विद्यार्थियों को कौन सी एक्टिविटी दे सकते हैं? तो सबसे पहले जो चित्र हैं उसके साथ सूचनात्मक लेख बनाओ एंड ऐसे क्षेत्रों का मानचित्र पर पता लगाओ। कॉपी में महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख दो, ये कोई बात नहीं होती है। अगर आप एक्टिविटी करा रहे हो ना, तो बच्चे उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, ना कि पैसिव हो जाए। तो C नहीं होगा, A और B। चलिए 147 पे आ गए। आपने देखा होगा हम 60 क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लिए, सोचिए, वो भी समझ गए, ऐसा नहीं है कि मैं बस यहाँ पे पढ़ रही हूँ। 147 देखते हैं। इसमें पूछा है कि कौन सा प्रश्न है ना संज्ञानात्मक प्रक्रिया के समझ पहलू का आकलन करता है। ठीक है, कौन सा प्रश्न इसमें से बच्चे की बोध, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका आकलन कर रहा है? तो देखते हैं, विभिन्न देशों के बीच न्याय संगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है? ये बात एकदम सही है, यहाँ पर बच्चों को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। कैसे बनाया? समझाओ, अपने भाषा में बच्चा समझाएगा। बंदोबस्त क्या है? ये नहीं होगा। प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव थे, क्या क्या चीजें हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में? ठीक है, ये भी बात सही है। तो A, B, D। बंदोबस्त क्या है? यहाँ पर बस वो बता देगा कि ये है। ठीक है, जैसे मैं पूछूं आपसे कि कोई भी राज्य का नाम लेकर पूछूं कि राजस्थान क्या है, तो आप बता दोगे एक राज्य है। तो यहाँ पर आपने कौन सा सोच, अपना दिमाग लगा लिया। ठीक है, तो A, B, D 4 ऑप्शन विल बी राइट। 148 पे आ गए हम। किन किन तरीकों से स्थायी एवं नियमित नौकरी अनियमित नौकरी से भिन्न है? ठीक है, मतलब स्थायी हो गया आपका परमानेंट, आप डेली जा रहे हो, तो ये अनियमित नौकरी से कैसे भिन्न है? जहां पर आप डेली नहीं जा रहे हो, चर्चा करो। और यह प्रश्न विद्यार्थियों की क्या करने की योग्यता को संबोधित करने का प्रयास कर रहा है? समानता, अंतर, निष्कर्ष निकालने, अनुमान लगाने, केस अध्ययनों से व्याख्या, तर्क करने एवं व्याख्या। ये क्वेश्चन अगर आपको मैं बोलूँ एग्जामिनेशन हॉल में तो कंफ्यूज कर देगा। एकदम क्लोज के ऑप्शंस रखे हैं, आप देख सकते हो इंग्लिश में भी एकदम ही क्लोज के ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर बताइए। तो सबसे पहले समानता क्या है और अंतर क्या है, क्योंकि आप बात किस चीज़ की कर रहे हैं? आप स्थायी और नियमित नौकरी और अनियमित नौकरी एक दूसरे से कैसे भिन्न है? तो भिन्नता का मतलब अगर वो भिन्न है तो उसकी में कुछ समानताएं भी होंगी, कुछ अंतर भी होगा। तो ये इस चीज को, ये करने की योग्यता को संबोधित करने का प्रयास कर रहा है। ये प्रश्न विद्यार्थियों की समानता एवं अंतर करने की योग्यता को संबोधित करने का प्रयास कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। 149 पे आ गए हम। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि खुली किताब परीक्षा, कोरोना के समय तो बहुत सारे पेपर हुए हैं ऐसे, खुली किताब परीक्षा द्वारा अधिगमकर्ता के निम्न में से किस कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है? देखो
आप अगर मैं आपको बोलूँ ना नकल करो, नकल करने के लिए भी दिमाग चाहिए, और जो इंसान पढ़ा होता है वही बुक्स में से भी देख के आराम से लिख सकता है। तो अगर मैं बोलूँ कि खुली किताब परीक्षा के द्वारा अधिगम जो लर्नर्स हैं उनके मैं किस कौशल का मूल्यांकन करूंगी, तो किसी मुद्दे पर विश्लेषण और मनन चिंतन करने की क्षमता, ये सबसे बेस्ट आंसर है। इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता है। रटना, सामूहिक शिक्षा, पाठ्येतर, ये नहीं होगा। सबसे बढ़िया आंसर है आपका दूसरा, जहां पर बच्चा खुद से सोच रहा है, ठीक है, विश्लेषण कर रहा है। अब हम आ गए 150। निम्न में से किन मूल्यांकनों में छात्र जो हैं भागीदारी करते हैं? किसमें करते हैं बच्चे? जिसमें बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं, बेसिकली आपसे यही पूछ रहा है। देखो पीयर्स, आप जानते ही हैं, हम बच्चों को आपस में जो है कोई भी एक्टिविटी दे देते हैं ताकि वहाँ पर सहयोगात्मक कोलैबोरेशन भी बढ़े। एकदम बात सही लिखा है, समूह में भी करते हैं। हम बच्चों को ये नहीं कहते कि तुम प्रमाण दिखाओ, ये प्रमाण जो है वैलिडेशन, ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। स्वयं, ये भी है। तो A B D ये हो जाएगा, ये प्रमाणीकरण नहीं हो सकता है, खत्म हो गया। तो इसका क्या होगा हमारा राइट आंसर? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आप देखिए 55 मिनट में हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 60। तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, समझ के कर रहे हैं। तो देखा आपने, हमने 60 क्वेश्चन भी कर लिए, अब हम आगे भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कि निम्न शुरुआती नगरों में से किस स्थान से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए मिले थे? तो किस में से मिला था? तो ये रटने वाला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो। यहाँ से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए मिले थे। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट, ठीक है। चलिए नीचे वाले आंसर पे मत जाना, ये गलत आंसर स्टूडेंट्स लगाते हैं। 122 का देख लेते हैं। आधुनिक भारत की लिपियां जैसे कि देवनागरी हो गई, बंगाली हो गई, तमिल, इसका विकास किस लिपि से हुआ था? क्या आपने कभी सोचा है? तो ये हुआ था ब्राह्मी लिपि से, ठीक है। देवनागरी, बंगाली, तमिल, इसका विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। चलिए अब हम आ गए 123 पे, और ये देखिए क्रोनोलॉजी, और ये कल मैंने आपको बताया भी था। आपने देखा रिपीट कितना कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ये कोई मैं अपने मन से थोड़ी ला रही हूँ, ये तो सारे सीटेट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो चलो देख लेते हैं 123। इसमें आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में बताना है। तो सबसे पहले आपको पता है गयासुद्दीन बलबल, ठीक है। इसके बाद से क्या है, इनके बाद कौन है? तो वो है, यहाँ पर मैं ऐसे नंबर लिख देती हूँ, ये आपका जो है फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद से आपके कौन है? तो ये आपके खिलजी हो गए दूसरे पे, ठीक है। देन ये आपके तीसरे पे आ गए, और ये आपका लास्ट में आ जाएंगे, तीसरा ऐसे बना देती हूँ 4। तो ये है क्रोनोलॉजी ऑर्डर। तो गयासुद्दीन बलबन के पहले के बाद से, यहाँ पर देखो पहले के बाद क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो पहले के बाद 4 कहाँ पर है? तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर 3 में। तो आपको इसको याद रखना, ये दिल्ली के सुल्तान है। इसको याद भी आप कर सकते हो ऐसे, देखो न्यूमोनिक्स बना लो, आप ऐसे बना लो, BA। बहुत से लोग BA किए हैं कि नहीं किए हैं? BA हो गया। उसके बाद से BA के बाद से हम क्या करते हैं? F और K, FK, BA FK। B से बलबन हो गया, A से आपका क्या हो गया? अलाउद्दीन खिलजी, एंड F से आपको पता है ये फिरोजशाह तुगलक, और K से आपका खिज्र खां। तो BA FK, ठीक है, ये नाम याद रखो क्योंकि आपसे जरूर पूछेगा। तो तीसरा आपका सही हो जाएगा। चलो 124 पे चलते हैं। मिलाने वाला क्वेश्चन है ये, और ये तो 100% आएगा, अभी मैं बता देती हूँ, छपेगा जरूर, इसलिए याद रख लेना। और 124 का देखो मिलान करना है, आप सभी को पता होना चाहिए किसने क्या लिखा था। देखो बाण भट्ट का आपको पता ही है, हर्षचरित, नाम याद रखो, ठीक है। बुद्धचरित, अश्वघोष, ठीक है। तो A का आपका दूसरा हो गया, B का आपका पहला हो गया। तो A का दूसरा, यहीं पर आंसर निकल गया, फिर भी आपको याद रखना है क्योंकि एलिमिनेट में यहाँ पर है ही नहीं। तो A का दूसरा, B का पहला। हरिसेन का क्या है? तो हरिसेन समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, एंड रवि कीर्ति का है आपका ये रहा पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। बाण भट्ट हर्ष, कम से कम ये दो तो याद ही रखो, बाण भट्ट का हर्षचरित और बुद्धचरित अश्वघोष, और ये दोनों भी आपको लेकिन याद रखना है, ठीक है, क्योंकि पूछेगा जरूर। तो तीसरा हमारा सही हो जाता है। 125, किस भाषा का एक रूप मागधी मगही है? ये आपसे पूछ रहा है,
ठीक है, इंग्लिश में भी वही लिखा है, देख लीजिए। तो बताइए इसका क्या होगा। तो वो है हमारा प्राकृत। प्राकृत भाषा का एक रूप क्या है, मगही है। तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 126 पे। देखिए 126 में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन बसवना द्वारा आरंभ किए गए वीर शैव आंदोलन के बारे में सही है। तो इसका आरंभ तमिल भक्ति आंदोलन के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। बात एकदम सही है। ये कोई तमिल भक्ति आंदोलन से प्रेरित नहीं था और ना ही ये शिव से प्रेम की मुक्ति के मार्ग को अपनाने का जो है आदेश उपदेश दिया, ये भी नहीं है। केवल पहला होगा इसमें। ठीक है, चलिए 127 यहां पर देखो, यूरोप में, यहां पर क्या पूछ रहा है आपसे, यूरोप में वोट के उत्पादकों ने किस भारतीय फसल को उसके प्रतिस्पर्धी के रूप में देखा था, मतलब कंपटीशन में। ये तो आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा, नील की खेती। आप जानते हैं कितना ज्यादा कंपटीशन था इसमें, क्योंकि काफी नकदी फसल होता था। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। चलिए ये हमारा कौन सा है, 128। हम 70 क्वेश्चन में पहुंचने ही वाले हैं। एक तो इसको सेट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। देखिए 128 में आपको बताना है कि कौन से कथन सही है। डैनियलो के चित्रकारी में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत लाई जा रही आधुनिक सभ्यता के चित्रण पर जोर है। एंड डैनियलो ने अपने सुरमय परिदृश्य चित्रकारी में भारत के पारंपरिक जीवन को पूर्व आधुनिक, निरंतर तथा गतिहीन प्रस्तुत किया है। ये दोनों बातें सही हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको इसको याद रखना है। चलिए 129 ये हमारा क्या है, फिर से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आएगा। तो 129 में देखिए क्या पूछ रहा है। 129 में भी बेसिकली आपसे पूछेगा क्या बात सही लिखा है महात्मा गांधी जी के बारे में, वो भी इनकी पश्चिमी शिक्षा के बारे में। तो गांधी भारत में पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे और वह सोचते थे कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। जी हाँ, बात एकदम सही है और व्याख्या भी एकदम सही कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा। ठीक है, चलिए अब हम आ गए 130 पे। अब यहां पर 130 में देखिए कि अंग्रेजों के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो आपको पता है कि बंगाल जो है ना एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी गढ़ था और ये धर्म का बंटवारा करके लोगों को जो है, लोगों की जो यूनिटी है ना उसको ब्रेक करना चाहते थे। मतलब बेसिकली वो हिंदू मुस्लिम में जो है फूट पैदा करना चाहते थे। तो 1905 में बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या एक बहुत बड़ा प्रांत था या फिर ये लोगों की मांग थी, ये प्रशासनिक सुविधा के लिए? जी नहीं, ये था बंगाल के राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करना, क्योंकि एक क्रांतिकारी गढ़ है, तथा बंगाल के लोगों को ही विभाजित कर दो। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। देखा आपने, हम लोगों ने 30 यहां तक पहुंच गए। अब आगे का क्वेश्चन करते हैं 131। चलिए देखिए, आपको बताना है कि इसमें क्या चीजें सही हैं। इसमें लिखा है कि कांग्रेस के, यहां पर देखिए, कांग्रेस के मध्य मार्गी धड़े ने ब्रिटिश शासन के अधीन सरकार और शासन में भारतीयों को और ज्यादा प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग उठाई थी। जी हाँ, कि ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि होना चाहिए। मध्य मार्गियों को यह लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते थे। तो बात एकदम सही लिखा है, व्याख्या भी एकदम सही हो रही है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो 131 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दोनों बातें सही है, व्याख्या भी सही है। चलिए अब हम यहां तक पहुंच गए हैं, तो हम चलते हैं 132 पे। दोनों कथन को पढ़ो और बताओ क्या चीजें इसमें सही लिखी हैं। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करती हूँ। हाँ, आपको पता है कि 1971 में क्या हुआ था, पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश अस्तित्व में आया। ये आप सभी जानते हैं, 16 दिसंबर 1971। ये डेट याद है कि नहीं? और विभाजन का एक मुख्य कारण क्या था कि पूर्व के बंगला बोलने वाले लोगों को यह लगा कि उनके भाषा और पहचानों को कुचला जा रहा है। बस यही बात थी, व्याख्या भी एकदम सही है। तो हम चलेंगे 4 के साथ। ठीक है, चलो 133। यहां पर देखो, श्री नारायण गुरु ने जाति समानता आंदोलन की शुरुआत की। अब कहां से की ये आपको बताना है, कैसे की, क्यों की।
तो श्री नारायण गुरु ने जाति समानता आंदोलन की शुरुआत की एक परमेश्वर के विचार को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा सही है, बाकी कोई राज्य, कोई जाति, कोई पश्चिमी शिक्षा नहीं, केवल परमेश्वर के विचार को बढ़ावा देना था। ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अब हम आ गए 134 पे। यहां पर देखिए काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। वीरेशलिंगम पंतलूनु अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है, आप जानते हैं, और इन अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया। सोचो वो दूसरा सेट था, बट वो क्वेश्चन वहां पर भी पूछा है और यहाँ पर भी पूछा है। तो जो लोग बोलते हैं कि क्वेश्चंस जो है रिपीट नहीं होते हैं, तो कृपया करके ध्यान दीजिए। अभी हमने एक शिफ्ट लगाया था 60 क्वेश्चन का, वहां पर वीरेशलिंगम पंतलूनु जो कि सबसे स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन था, मद्रास प्रेसिडेंसी विधवा विवाह के लिए अभियान चलाए थे। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, इतना बता दो। तो रिपीट हो रहा है कि नहीं? तो वीरेशलिंगम पंतलूनु एक सुधारक थे, मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके से आते थे, जिन्होंने विधवा विवाह के लिए अभियान चलाया। दूसरा सही है। ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि पीवाईक्यू कर लो, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 135 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। देखिए 135 में क्या चीजें सही है ये आपको बताना है। जिस मैदान पर हम खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है, बात एकदम सही है। पृथ्वी के अंदर होने वाली इस लगातार गति के लिए आंतरिक व बाह्य प्रक्रियाएं उत्तरदायी हैं। जी हाँ, ए व बी दोनों सही है तथा ये व्याख्या सही है ए की। ठीक है, चलिए 136 सब कुछ मैं करा दूंगी, तो इसलिए परेशान बिल्कुल भी मत होना, बस आपको पढ़ाई डेली करना है। देश के जो कॉलम है, इनके अक्षांश के कॉलम से आपको मिलान करना है। ठीक है, तो आपको बेसिकली यहाँ पर मिलान करना है। तो विषुवत रेखा आपको पता है चिली हो जाएगा, नहीं चिली नहीं, सॉरी, विषुवत रेखा कॉन्गो गणराज्य। ऐसी जल्दीबाजी मत करना जैसे मैं अभी कर रही थी। ये अक्षांश है, मतलब कौन सा देश किस अक्षांश से होकर जाता है, और आपको पता ही है, ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से जाती है, आप जानते ही हैं। एंड मकर रेखा, तो जो बच गया आपका चिली। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। तो जल्दीबाजी बिल्कुल भी मत करना, जैसे अभी मैंने किया कि थोड़ा सा मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी करके और भी क्वेश्चंस करा दूं, तो ये आपको एग्जाम में नहीं करना है। हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम आ गए 137 पे। आपने ध्यान दिया होगा कि कितने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं, है कि नहीं? इसमें देखो ए और बी को पढ़ो और बताओ क्या बातें सही हैं। पृथ्वी मध्य में थोड़ी चपटी मतलब और ध्रुवों पर उभरी हुई है। जी नहीं, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है और मध्य में उभरी है। मतलब जैसे कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो पृथ्वी जो है ना, यहाँ पे चपटी है, बट वो बीच में ऐसे उभरी हुई है। ठीक है, तो ये देखा आपने कितना, मतलब इसमें तो गलती हो ही जाती है ऐसी चीज़ों में। तो आपका ए गलत है बट बी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। चलो ये क्वेश्चन तो आएगा ही, एक ना एक आएगा ही आपका। इसमें कौन सा क्वेश्चन है? 138। एक ही क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि आप इसी की प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। तो इसमें देखो, इसका मैं आपको बता देती हूँ। जब ग्रीनविच पर 6:30 पूर्वाह्न बजे होंगे, तब 11:30 पूर्वाह्न किस देशांतर पर बजे होंगे? तो वो है आपका 75 डिग्री ईस्ट। ठीक है, अब इसको करने के लिए आपको बहुत समय लगेगा समझाने के लिए, तो एक क्वेश्चन के पीछे नहीं भागेंगे। तो देखिए ये आपका घास के मैदान से क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा इसमें से अन्य से भिन्न है। तो सवाना आपका उष्णकटिबंधीय जो है घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कंपोज भी उष्णकटिबंधीय, लानोज भी। प्रेरी जो है ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। तो बस, तो भिन्न पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। ठीक है, जितना हो सकेगा करेंगे, नहीं तो हम क्लास तो कंटिन्यू रखेंगे ही नेक्स्ट डेज भी। अब मरुस्थल के बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। डेजर्ट, मरुस्थल के बारे में निम्न कथनों पर विचार करो। एक मिनट, मरुस्थल के बारे में यहां पर देखिए, आपको देखना है और बताना है कि इसमें क्या चीजें मरुस्थल के बारे में सही लिखी हैं। तो मरुस्थल एक शुष्क प्रदेश होता है, आप जानते हैं बारिश बहुत ही कम होती है, बात एकदम सही है। मरुस्थल क्षेत्र में बालू के विशाल फैलाव के साथ बजरी के मैदान और पठारी इलाके भी पाए जाते हैं, ये भी बात सही है। बट मरुस्थल की विशेषता है कि यहाँ केवल अत्यधिक उच्च तापमान पाया जाता है, ये बात गलत है। केवल अत्यधिक उच्च तापमान यहाँ पर नहीं होता। ऐसा नहीं कि बस गर्मी ही गर्मी होगी, बारिश नहीं होगी, ठंडा नहीं होगा। तो बी हमारा गलत हो जाएगा, ए एंड सी हमारा सही हो जाता है।
तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट। ठीक है, तो ये हमारा 140 क्वेश्चन है। बाकी के आगे के हम कल कंटिन्यू करेंगे। एंड अगर आपको सच में वीडियो ऐसा लगे कि यस आपकी से थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ आप इसको शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, यहाँ से मोटिवेशन मिलता है अगर आपको पसंद आए तो। अदरवाइज आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।